नमस्कार 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 दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले के लेक्चर भी देख लिए होंगे। जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो वो वाले लेक्चर भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीच में आ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। वह समझ तो आ जाएगा अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ना जो आपको समझ नहीं आ रहा कहीं और से। पर यह कि अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप स्टार्टिंग से देखिए। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था 3 लेक्चर में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और उसका स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, अभी तक सारा पढ़ लिया था पुराने लेक्चरों में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। वेल डेवलप्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और वो एडवांस होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म या सेल होती है उसके पास क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होती है वो कंपार्टमेंट होता है। उनके पास क्या होती है? सेल ऑर्गेनील भी पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनील नहीं पाई जाती, क्योंकि उसके पास जो ऑर्गेनील पाई जाती थी वो कैसी होती थी? कंपार्टमेंट नहीं होता था उनके बीच में, वो कैसी होती थी? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रहती थी। जबकि यूकैरियोटिक हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक में सब कुछ, है ना। फिर हम लोग डिटेल में अब इसके बारे में पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब इसके पहले तो हम टाइप पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कितने इनके क्या क्या पार्ट होते हैं, मतलब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इनके। सबसे पहले होता है इसमें सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनील्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है और माइक्रो बॉडीज होती है। जो माइक्रो बॉडीज, इनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल वॉल के बारे में, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फिर सेल ऑर्गेनील के बारे में। जो सेल ऑर्गेनील होती है वो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, फिर गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, ये सब कुछ पाया जाता है। जबकि राइबोसोम वहाँ भी पाया जाता था हमारे पास प्रोकैरियोटिक में। राइबोसोम कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। और आपको पता होगा जो प्रोकैरियोटिक में था राइबोसोम वो 70S था, यूकैरियोटिक में हमारे पास 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे हम किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और माइक्रो बॉडीज़ के बारे में देखेंगे। इनको देखने के बाद अब हम डिटेल में सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल हम लोगों ने वहाँ भी देखी थी, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया में कैसी सेल वॉल थी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल थी, जो कौन से शुगर से मिलकर बनती थी? नाग और नाम से मिलकर बनती थी, है ना। अब हम सेल वॉल देखेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था वो कैसी होती है? रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है सेल वॉल, है ना। और जब हमने डिस्कवरी देखी थी, रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवरी करी थी सेल की, वो भी कैसी सेल वॉल थी? डेड थी। और जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? डेड स्ट्रक्चर होता है। और सेल वॉल का काम क्या रहता है? अगर हम बोलेंगे ये फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन क्या क्या रहते हैं सेल वॉल के? सबसे पहले तो हमें क्या देगी? वो प्रोटेक्शन देगी, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल, और सपोर्ट करती है और शेप प्रोवाइड करती है। और ये सेल सेल इंट्रैक्शन करती है, क्योंकि सबसे बाहरी पर आउटर लेयर रहती है ना सेल वॉल, इसीलिए उसको क्या करती है? दूसरी सेल से, पहली सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है सेल वॉल, है ना। अब हम डिटेल में देखेंगे सेल वॉल। रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, नॉन लिविंग होता है और लिविंग लेयर होती है प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, सबसे बाहरी साइड में पाई जाती है क्या? सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर पाई जाती है। हम लोग देखेंगे ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल वॉल, और सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती, ठीक है। और फिर देखेंगे हम इट प्रोवाइड शेप, ये क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करती है ये किसी भी उसको सेल को, है ना। अगर हम बोले, हमसे पूछेंगे कि सेल को कौन शेप प्रोवाइड करता है, वो सेल वॉल प्रोवाइड करती है शेप सेल को। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन, और ये क्या प्रोवाइड करती है? जैसे कि हाँ, अगर हम लोगों को भी बोले ना कि हमारी बॉडी में हमारी जो मैकेनिकल इन्फेक्शन कौन वो करता, सपोर्ट कौन करता है कि ताकि हमको मैकेनिकल इंजरी ना हो, वो हमारी स्किन करती है। वैसी जो प्लांट और यूकैरियोटिक होते हैं ना, उनमें जो सेल वॉल होती है ना, वो क्या काम करती है? मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, मतलब कि कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ भी चोट लग जाए ना तो वो कर देती है, उसको फुलफिल कर देती है इस चीज़ को, है ना। फिर उसके बाद है हमारे पास इट हेल्प इन द सेल सेल इंट्रैक्शन, ये क्या करती है? सेल सेल में इंट्रैक्शन देती है, क्योंकि दो सबसे आउटर मोस्ट होती है, और सेल सेल में इंट्रैक्शन भी यही बताती है ना। और ये करती है। और ये क्वाइट परमेबल बट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वेरी लार्ज
मैक्रोमोलिक्यूल्स लेट मास वेरी स्मॉल और मैक्रो मोनोमर्स। इसमें का मतलब होता है कि जो सेल वॉल होती है ना वो परमेबल होती है, क्वाइट परमेबल होती है। परमेबल का मतलब होता है सब कुछ को ये जाने देती है अपने अंदर। और लेकिन जो बड़े बड़े और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नहीं जाने देती, उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है उनकी एंट्री को। इसीलिए सेल वॉल को परमेबल बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है हमारे पास, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये क्या होती है, जो उसको इम्पोर्टेंट होती है उसी को अपने अंदर ढालने देती है और चीज़ों को बैन कर देती है। जबकि ये क्या करती है, जाने देती है, लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको नहीं जाने देती। फिर हम लोगों ने देख लिया था सेल वॉल के फंक्शन। ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। और ये क्या, और दूसरी चीज़ ये क्या करती है, किसी सेल को बस्टिंग और कोलेप्सिंग से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ताकि जो सेल वॉल होगी ना, सेल वॉल क्या करती है कि सेल ना पिचक ना जाए। मतलब क्या होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में ये चीज़ें पिचक ना जाए, मतलब कोलेप्सिंग और बस्टिंग ना हो, इससे प्रिवेंट करती है सेल वॉल। और अब हम देखेंगे सेल वॉल कौन से ऑर्गेनिज्म में किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। अब देखेंगे हम सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सूडोम्यूरिन। सूडोम्यूरिन से मिलकर बनी होती है आर्कीबैक्टीरिया में। यूबैक्टीरिया में मिलकर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन। डाइनोफ्लेजिलेट में मिलकर बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन। फंगी में मिलती है काइटिन। डाई एटम से मिलती है सिलिकन। और एल्गी में मिलती है सेलुलोज गैलेक्टेंस मेनेंस। और एल्गी में मिलती है सिलिकन टेलेक्टेंस मेनेंस। और प्लांट में मिलती है हमारे पास सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अब दोबारा देखते हैं हम एक बार। जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उसमें कौन सी मिलती है, सूडोम्यूरिन। इसलिए आर्कीबैक्टीरिया कैसे होते हैं, बहुत खतरनाक आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनको एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, है ना। हमको कहाँ दिखते हैं ये सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम उस हैबिटेट में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और यूबैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन जो हमने कल परसों पढ़े थे। और डाइनोफ्लेजिलेट किसमें पढ़ेंगे हम, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। सेलुलोज प्लस पेक्टिन की मिलती है, इसकी वो बनती है इसकी सेल वॉल। और जो फंगी होती है उसकी काइटिन की बनती है। और डाई एटम्स होती है उसकी सिलिकॉन की बनती है। एल्गी की किससे बनती है, सेलुलोज, कैरेक्टेंस और मेनेंस। और प्लांट की मिलती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, इनसे मिली बनी होती है। फिर अब देखेंगे हम यूकेरियोटिक के जो स्ट्रक्चर होते हैं किसी प्लांट में, यंग प्लांट और मैच्योर प्लांट में। यंग प्लांट में कैसे क्या क्या चीज़ होती है और मैच्योर प्लांट में कैसी चीज़ होती है, ठीक है। यंग प्लांट में देखेंगे हम, सबसे अंदर तो हमको पता है ना, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लांट में भी। उसके बाद पाई जाती है प्राइमरी सेल वॉल। सबसे पहले सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के बाद फिर क्या बढ़ती है, यहाँ देखो सेल वॉल है, फिर इसकी जो बाहर की लेयर है वो होगी क्या, प्राइमरी सेल वॉल। पहले सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल होगी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए। और जबकि क्या होती है, सेकेंडरी जो सेल वॉल आती है ना प्राइमरी सेल वॉल के बाद, वो कैपेबल नहीं होती है, क्योंकि वो रिजिड हो जाती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। और उसमें कैसे टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, हल्के फुल्के, इसीलिए वो क्या करती है, फर्दर ग्रोथ करती है ना प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या करती है, केबल टू ग्रोथ नॉट टू मच। अगर ज़्यादा रिजिड हो जाती है तब नहीं करती, ये क्या डिवाइड नहीं करती है, मतलब ग्रोथ भी नहीं करती है। फिर अब जब ये प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर हो जाएगी ना, ये प्लांट क्या होगा, पहले तो ये जवान प्लांट है, फिर जब इसमें एडल्ट वाला मतलब मैच्योर हो जाएगा प्लांट ना, इसमें क्या होगी, जो प्राइमरी सेल वॉल होगी ना वो टूटने लग जाएगी, मतलब कि वो डैमेज हो जाएगी, वो मतलब कि टूट जाएगी वो, और वो बाद में फिर दिखाई भी नहीं देगी वो प्राइमरी सेल वॉल, वो डैमेज हो जाएगी। और उसके बाद कौन सी सेल वॉल आएगी, सेकेंडरी सेल वॉल आएगी। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना वो इनसाइड होती है, अंदर की तरफ होती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ। और इसके बीच में होती है सेल मेम्ब्रेन, और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना वो ग्रोथ के लिए कैपेबल नहीं होती। यहाँ देखो, फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के इनर साइड में होती है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये कैसी होती है, रिजिड, नॉट कांट बी ग्रो, ये ग्रो नहीं हो सकती है। ये कैसी होती है, रिजिड होती है हमारे पास। और ये क्या करती है, जब ये रिजिड होती है तो ये ग्रोथ नहीं करती है। अब हम लोगों ने इनमें देख लिया था प्लांट सेल कैसे होते हैं और मैच्योर प्लांट कैसे होते हैं।
प्लांट, यंग प्लांट कैसे होते हैं, मैच्योर प्लांट कैसे होते हैं, इनके बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस तो देख लिए। अब हम देखेंगे कि दो प्लांट जो होती है ना, मतलब एक प्लांट है ना, उसके बीच की जो दो सेल होती है ना, वो कैसे इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से। जैसे प्लांट है, ये प्लांट में एक सेल ये, एक सेल ये कैसे इंटरेक्ट होती, प्लाज्मोडेस्माटा और वो क्या था, मिडिल लेमेला की तरफ से के वजह से ये दो क्या करती है, कनेक्ट करती है, प्लाज्मोडेस्माटा और मिडिल लेमेला। अब देखेंगे हम लोग जो ये एक सेल ये और एक सेल ये, इन दो को कैसे कनेक्ट करेगा, इनका साइटोप्लाज्म को ये दो कैसे कनेक्ट करेंगे। जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है ना, वो करती है प्लाज्मोडेस्माटा। कौन करती है, प्लाज्मोडेस्माटा करती है साइटोप्लाज्म को वो क्या होता है, कनेक्ट। दो प्लांट सेल वॉल के बीच में जो दो प्लांट होती है ना, उनकी जो सेल वॉल है ना, उनके बीच में जो साइटोप्लाज्म का इधर आदान प्रदान होता है ना, मतलब आयंस कुछ भी चीज़ों का इधर उधर जाना, वो किसके चक्कर से होता है, किसके कारण होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के कारण। लेकिन जो मिडिल लेमल होता है वो क्या कनेक्ट करता है, दो नज़दीकियों की सेल वॉल को। दो जो नज़दीकी सेल वॉल होती है ना, कनेक्ट टू नेबरिंग सेल होती है, जो उसकी पड़ोस की सेल होती है ना, उन दो को कनेक्ट करने का काम करती है। कौन हमारे पास, मिडिल लेमला, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा करती है हमारे पास, उसका काम करती है प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का काम करती है। उन दो का आदान प्रदान होता है, यहाँ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का आदान प्रदान होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया था, सेल वॉल के बारे में देख लिया था, सेल वॉल की हम लोगों ने डिटेल देख ली थी अभी तक हम लोगों ने। अब देखेंगे हम किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले हमको क्या आता है, अगर हमसे कोई पूछता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये किन चीज़ों को वो करती है, लेती है, जो उसके इंपॉर्टेंट की होती है, मतलब सब चीज़ को ये अपने अंदर नहीं ले सकती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जबकि सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इनका जो स्टडी करी ना, वो 1950s के बाद करी, क्योंकि उसके उस टाइम उसके बाद क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था, उसका एडवांसमेंट हो गया था 1950s के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। इसलिए उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की, क्योंकि ये जब इसकी डिस्कवरी करी थी तो इसलिए इसकी डिस्कवरी लेट करी थी 1950s के टाइम पे, क्योंकि उससे पहले जो माइक्रोस्कोप थे उनमें इसका जो स्ट्रक्चर था ना, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। उसके बाद 1950s के बाद इसका जो स्ट्रक्चर था वो क्लियर दिखने लग गया था। और जो इसकी वो डिस्कवरी की गई थी ना फर्स्ट टाइम, वो उसमें की गई थी मेमेलियन आरबीसी में की थी। मेमेलियन आरबीसी में इसलिए की गई थी क्योंकि उसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और नहीं होते। इसके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन रहती है, जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, जिसमें उन लोगों ने क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी साइंटिस्टों ने। और इसका जो मॉडल था ना, वो किसने दिया था, सिंगर और निकलसन ने दिया था, ठीक है, इसका जो मॉडल दिया था। और इसके मॉडल को बोलते हैं सिंगर और निकोलसन मॉडल के नाम से भी इसके उसको मॉडल को जानते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या लिखा है ना। द स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल लिविंग। इसको क्यों बोला कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग हो, वो चाहे मैमल हो चाहे कोई भी हो, जितने भी लिविंग हो, वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक में चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो लगभग एक जैसी होती है। यहाँ लिखा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इसके पास क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उनके पास लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन होता है। और लिपिड और प्रोटीन में ये वेरी करता है नीचे ऊपर, किसी में लिपिड ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है। जबकि इन दो में दो कंपोजिशन से मिलकर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होती है लिपिड और प्रोटीन से, इसलिए ये कैसी होती है, सिमिलर होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। इट हैज़ वाइडली, यहाँ ये हैज़ लिखा है, इट हैज़ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। इस ये सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल था, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में ये एक्सेप्ट किया गया मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके जो मॉडल दिया था ना सिंगर और निकोलसन ने, इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब होता है जैसे फ्लूइड में फ्लूइड बिल्कुल ऐसा, फ्लूइड में क्या हो कि फैला हो फ्लूइड टाइप का, जो लिक्विड टाइप का, उसमें कोई मोज़ेक की तरह से फैला हुआ मॉडल के तरीके से, इसमें मतलब बोलने का मतलब है फ्लूइड मोज़ेक। जो वो रहती है ना लिपिड की बाइलेयर की तो बनी होती है, लिपिड बाइलेयर, और जो प्रोटीन रहती है ना, प्रोटीन जो फैला होता है ना लिपिड बाइलेयर में, वो ऐसा होता है जैसे फ्लूइड के ऊपर मोज़ेक फैले होते हैं, ऐसा ही तो रहता है इसका मॉडल। ये हमारे पास क्या लिपिड,
है ना, एक लिपिड ये और इसके ऊपर क्या होती है, ये प्रोटीन रहते हैं। ये कैसे होते हैं, ये पड़े हुए होते हैं प्रोटीन, है ना, इसके प्रोटीन पड़े हुए होते हैं इस फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। इतना तो समझ आ गया होगा और हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। और फिर है हमारे पास इन 1950s द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 1950 के बाद क्या गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या गया था, एडवांसमेंट आ गया था। इसीलिए हम लोग जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ थी, छोटी से छोटी चीज़ थी, उसकी डिस्कवरी भी 1950 की बात करी थी हम लोगों ने, उसकी डिस्कवरी भी हैज़ टेकन प्लेस थस द माइन्यूट डिटेल ऑफ सेल वर सीन आफ्टर 1950s। 1950 के बाद इसलिए हमने छोटी से भी छोटी चीज़ की डिस्कवरी करने लग गए थे, हम लोगों को दिखाने लग गई थी, क्योंकि उसके बाद क्या गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ गई थी। मैच्योर्ड मेमेलियन, जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी होती है ना, इज यूज इन मेम्ब्रेन रिलेटेड रिसर्च एज इट हैज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। इसके पास के मैच्योर आरबीसी को क्यों लिया, जो मेमेलियन की जो मैच्योर आरबीसी होती है उसको पता क्यों लिया, क्योंकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है और जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनिल नहीं होते, जो सेल ऑर्गेनिल होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहती, इसीलिए इसकी डिस्कवरी, इस पे रिसर्च करना आसान था। हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया था, जो मैच्योर आरबीसी थी ना उसमें रिसर्च करा था साइंटिस्टों ने, ठीक है। मैच्योर मेमेलियन की मैच्योर आरबीसी के ऊपर क्या कर दिया था हम लोगों ने, रिसर्च कर दिया था। फिर अब देखेंगे जो मेम्ब्रेन ऑफ ऑल ऑर्गेनिल, हम लोगों ने, मैंने पहले ही बोल दिया था, जो कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है ना उनकी लगभग सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। क्यों एक जैसी होती है, उसमें थोड़े बहुत वेरिएबल आते हैं, जैसे कि वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और सारे भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किस चीज़ की बनी होती है, वो होती है प्रोटीन और लिपिड की, जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। और प्रोटीन और लिपिड की मात्राएं ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब उसकी वो कंपोजिशन कम और ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ ये लिखा भी यही है, मेम्ब्रेन membranes of all organelle cell organisms are similar and are made of protein and lipid। वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज वेरिएबल। इसका मतलब होता है जो उसकी कंसंट्रेशन होती है ना लिपिड और किसकी, प्रोटीन की, वो वेरी करती है आपस में, वो कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे एग्जांपल है आरबीसी के पास 52% तो प्रोटीन पाया जाता है और 40% लिपिड पाई जाती है आरबीसी के पास, ठीक है। और जबकि माइलिन शीट किस में पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है ना माइलिन शीट, उसके पास 80% क्या पाई जाती है, लिपिड पाई जाती है। ये दो एनसीईआरटी में ये दो एग्जांपल है ना। फिर है इन मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं उसमें, लिपिड और प्रोटीन के अगल बगल में भी साइड पाए जाते हैं। यहाँ देखो, इन मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, किसमें, एनिमल सेल इज ऑल्सो बेसाइड लिपिड और प्रोटीन के अगल बगल में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। मेजर लिपिड इज मेम्ब्रेन इन फॉस्फोलिपिड, जो सबसे बड़ा जो मेजर जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लिपिड होता है ना, वो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है एक मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड। अब देखो फॉस्फोलिपिड क्यों बोले इसमें, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके हेड में, जो उसका सिर रहता है ना, लिपिड कैसा रहता है, ये उसका सिर है, हेड है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है टेल हमारे पास। इसके आगे हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, किसका, सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये पोलर हेड होता है, पोलर है ये लिखा है, ठीक है, ये पोलर है लिखा था, ये पोलर हेड है। पोलर हेड कैसे होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये किससे प्यार करता है, फिलिक का मतलब होता है ये प्यार करता है, वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए ये इन्वायरमेंट के साइड होता है, वाटर के साइड होता है ये हेड पार्ट। और जो नॉन पोलर क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर होती है हमारे पास इसकी टेल, जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी से डर जाती है, इसीलिए ये अंदर की साइड होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, बाहर की साइड होता है इसका सेट, क्योंकि ये पानी से नहीं डरता और इसको ये प्यार करता पानी से, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं इसको। और जो ये हाइड्रोफोबिक होती है ना टेल, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल लगा होता है, ठीक है। फिर अब देखेंगे हम किसके बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मेम्ब्रेन मेजरली कंटेंट प्रोटीन और लिपिड, हम लोगों ने देख लिया था जो मेम्ब्रेन थी वो सबसे ज़्यादा क्या पाती, वैसे
सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है उसका प्रोटीन और लिपिड का, और कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कैसी होती है, कम होती है, जबकि लिपिड और प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। और फिर अब देखेंगे हम जो लिपिड और प्रोटीन होता है ना, उसको दो बेसिस पे कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कैसे उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब देखेंगे हम सबसे पहले इंट्रांसिक होती है, और सबसे पहले होती है एक्सट्रांसिक, और फिर होती है इंट्रांसिक। जो एक्सट्रांसिक होती है ना वो आउटसाइड होती है, मतलब पेरिफेरल होती है, बाहर की तरफ होती है, वो इजी टू एक्सट्रैक्ट। जो बाहर की तरफ होता है ना कुछ चीज़, वो हम लोग आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके बाहर कुछ चीज़ लगी है ना, तो इसको हम बाहर से आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन में जो बाहर की तरफ होगी उसको आराम से हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। जबकि जो कुछ चीज़ इंट्रिंसिक होगी ना, इसके साथ अंदर होगी, तो हम लोगों को ये सारा खोलना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, उसको भी हमें सारा खोलना पड़ेगा, और वो कैसी होगी, डिफिकल्ट होगी उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अब देखेंगे हम इंट्रांसिक, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक। इजी टू एक्सट्रैक्ट, ये कैसे होते हैं, इजी होती है एक्सट्रैक्ट से, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। और दे आर पार्शली और टोटली एम्बेडेड, ये कैसी होती है, पार्शली और टोटली एम्बेडेड होती है। ये अंदर की तरफ, ये आधी अंदर हो सकती है, आधी बाहर हो सकती है, इसको बोलते हैं पार्शली। और अंदर की भी होगी, टोटली एम्बेडेड का मतलब होती है इनसाइड, अंदर ही पड़ी होगी, अंदर ही धसी होगी। एम्बेडेड का मतलब होता है धसी हुई। जैसे कोई ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ चीज़ तो आधी अंदर होगी, कुछ बाहर होगी, इसको क्या बोलेंगे, पार्शली एम्बेडेड। और कुछ चीज़ अंदर होगी, सीधे अंदर होगी, उसको क्या बोलेंगे, टोटली एम्बेडेड होगी। और वो कैसे होती है, डिफिकल्ट होगी, कुछ चीज़ जब अंदर होगी, है ना, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। फिर हम देखेंगे आगे इन 1972 में उसने क्या दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड और मोज़ेक मॉडल दिया था कब, उनने कब दिया था, 1972 में, ठीक है, 1972 में, इसको याद रखना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अकॉर्डिंग टू विच मेम्ब्रेन इज सी ऑफ लिपिड, जो सी होगी, जो लिपिड होगा वो फ्लूइड होगा हैविंग आइसबर्ग प्रोटीन। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला, ये ऐसा लगता है ना देखने में जैसे आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होगा ये आइसबर्ग होगा, और जो लिपिड होगा वो फ्लूइड होगा। जो लिपिड होगा वो फ्लूइड क्यों होगा, मतलब आइसबर्ग ऑफ, वो क्यों बोलते हैं इसको प्रोटीन, जो आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन, जो आइस होती है ना, आइस के टुकड़े होते हैं, वो है हमारे पास प्रोटीन। और जो लिपिड है वो है हमारे पास फ्लूइड। तो फ्लूइड में जो आइसबर्ग के जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, वो क्या होते हैं, तैरते हैं ना आइस में, उसमें पानी में, मतलब कि फ्लूइड में आइसबर्ग, आइस के क्या होते हैं, टुकड़े जो होते हैं वो तैरते हैं। वैसे क्या बोलते हैं उसका नाम, जो लिपिड होती है ना, लिपिड बाइलेयर, उसके ऊपर जो प्रोटीन लगा होता है ना, वो ऐसा ही लगा होता है जैसे आइसबर्ग लगे होते हैं, ठीक है। आइसबर्ग मतलब आइस का टुकड़ा लगा होता है। इसका मतलब है ये, जैसे ये प्रोटीन है, ये लिपिड है ना, ये लिपिड, इनके ऊपर जो प्रोटीन हो गए ना वो ऐसे लगे होंगे, और इसको बोलेंगे आइसबर्ग, और इसको बोलेंगे फ्लूइड, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्यों रखा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसीलिए रखा गया इसका नाम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फिर अब देखेंगे हम लेटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लैप मूवमेंट। जो लेटरल मूवमेंट होता है ये दोनों शो करता है, ये प्रोटीन भी शो करता है और लिपिड भी शो करता है, ठीक है। जबकि फ्लिप फ्लैप मूवमेंट सिर्फ हमारे पास क्या शो करता है, लिपिड शो करता है, और प्रोटीन कभी शो नहीं करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लेटरल मूवमेंट विच इज लिपिड लेयर शोन लिपिड एंड प्रोटीन। इस मूवमेंट को लिपिड और प्रोटीन दोनों शो करते हैं। और जबकि फ्लिप फ्लैप मूवमेंट को कौन शो करता है, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम लिपिड लेयर टू, एक लिपिड लेयर से दूसरी लिपिड लेयर में होता है फ्लिप फ्लैप मूवमेंट। लेकिन ये बहुत, मतलब बहुत कम सिचुएशन में होता है ये चीज़, हमेशा कभी नहीं होगा, बहुत रेयर कंडीशन में होता है ये वाला फ्लिप फ्लैप मूवमेंट। और इस फ्लिप फ्लैप मूवमेंट कभी किसमें नहीं पाया जाता, शोन बाय ओनली लिपिड, नेवर शोन इन प्रोटीन, प्रोटीन में कभी नहीं पाया जाता। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत कुछ, ही इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, अदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, हमारे पास लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। जो प्रोटीन होती है वो आइसबर्ग की तरह रहता है, जबकि लिपिड रहता है वो फ्लूइड की तरह रहता है। अब हम देखेंगे ये दो क्या है, दोनों लाइनें क्या है, ये लिपिड की है, ये दोनों लाइनें किस चीज़ की है, लिपिड की है दोनों लाइनें। और ये हेड पार्ट है, ये भी हेड पार्ट है,
ये टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट है। जो टेल पार्ट होता है वो इनसाइड रहता है, जबकि हेड पार्ट कैसा रहता है, आउटसाइड रहता है। अब बोलेंगे हेड पार्ट क्यों आउटसाइड रहता है? हेड पार्ट इसलिए आउटसाइड रहता है, हेड क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक रहता है, ये वाटर लविंग रहता है हेड। जबकि टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक रहती है, ये वाटर से डरती है इसीलिए इनसाइड रहती है, ठीक है, अंदर की तरफ रहती है, हाइड्रोफोबिक रहती है। और जो ये हाइड्रोफोबिक टेल रहती है ना, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है। हाइड्रोकार्बन से, कौन सा हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ चीज़ की होती है, ग्लिसरॉल है ये, कोलेस्ट्रॉल है ये, है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है। और ये है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन हम लोगों ने देखेंगे, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ये बहुत बड़ी मुश्किल से निकाले जाते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं ये एक्सट्रैक्ट करने में। जबकि ये पेरिफेरल जो प्रोटीन होते हैं वो ईजिली निकाले जाते हैं, क्योंकि ये बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड है। अंदर की साइड तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में तो डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जो बाहर की साइड है ना, पेरिफेरल वाली जो प्रोटीन होती है, इसको निकालने में कैसे होती है, आसानी होती है। और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं, है ना। ये फर्स्ट लिपिड लेयर है, ये सेकंड लिपिड लेयर है, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ है ये क्या हमारे पास, वाटर है ना। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, किसका, लिपिड बाइलेयर का, लिपिड बाइलेयर का ये पूरा स्ट्रक्चर है। और हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पूरा स्ट्रक्चर है, और ये लिपिड बाइलेयर होती है। और इसके बाद ये अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, और हमारे पास वाटर है बाहर की तरफ, ठीक है। यही हम लोग आज के लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे, और इसके बाद जो फर्दर होगा वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो कमेंट में बताना, और शेयर करना, लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में हमको बता देना, उस प्रकार से हम आपके कमेंट को देखेंगे, फिर उस प्रकार से हम लोग वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।